नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 23 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की शुरुआत हमेशा की तरह आज की एक सूचना के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 को लेकर के टारगेटेड हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, एक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है एमपीपीएससी 2025 को टारगेट में रख करके, ध्यान में रख करके एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू इनकी कंप्लीट एक तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको प्री के टेस्ट भी दिए जाएंगे, 80 टेस्ट रहेंगे, मेंस के टेस्ट भी दिए जाएंगे, इन कॉपियों का एवेल्युएशन भी किया जाएगा। आपको प्रॉपर एक वीडियो सेशंस के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप होगी, जिसमें इंटरव्यू की प्रोसेस तक गए हुए जो मेंटर्स हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। साथ ही साथ एक ईयरली करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, जो कि प्री और मेंस ओरिएंटेड होगा। और इन सब चीज़ों के बावजूद साथ में मिल रहे हैं एग्जाम गुरुजी के मुख्य परीक्षा के अपडेटेड नोट्स। आप इसको अलग से परचेज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कॉस्ट 3000 के लगभग है। और हमारा एक सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बैच हमारा पहले से ही चल रहा है, सेकंड बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। अधिक जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा की शुरुआत सुबह की एक अच्छे विचारों के साथ कि बहुत समय पड़ा है, यही वहम जो है सबसे बड़ा है। हमने अक्सर अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, आस पड़ोस हैं, ये चीज़ें सुनी होंगी कि ये समय है, गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो ठीक है, समय होता है, समय आपका, इसका अनुभव आपको मिल सकता है। कैसे? अभी आपका कुछ ही दिन पहले प्री का पेपर हुआ था, फिर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त गर्मियों में निकल गए, बरसात में निकल गए, अब त्योहारों में निकल गई, राखी में निकल गए, अगले महीने गणेश चतुर्थी में, बाकी चीज़ों में से निकलते चले जाएंगे। नवंबर में आपके पास आ जाएगा कैलेंडर। तो ये समय है, गुजर जाएगा। कैलेंडर आते ही आप डर जाएंगे और प्री की तैयारी में लग जाएंगे। तो ये प्रोसेस के इस काल चक्र से हमें बचना है और हम अपनी तैयारी एक व्यवस्थित स्ट्रेटजी के साथ, केवल देखना नहीं है स्ट्रेटजी के वीडियोस, हमें उनको फॉलो करना है। जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे तभी आप सिलेक्शन पाएंगे, अदरवाइज समय है, गुजर जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के एक प्रश्न की। प्रश्न है, भारत ने 2014 में खुद को पोलियो से मुक्त घोषित किया था और भारत में जो आखिरी बार पोलियो का मामला दर्ज हुआ था वो 2011 में हुआ था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? यदि बात देखी जाए तो ये दोनों कथन सही है। भारत ने 2014 में अपने आप को पोलियो मुक्त घोषित कर लिया था, क्योंकि 2011 में भारत में पोलियो का क्या हुआ था, आखिरी मामला दर्ज हुआ था और 11 के बाद लगातार 3 साल तक एक भी मामले नहीं आए। तो 2014 में भारत ने खुद को क्या किया, पोलियो मुक्त घोषित कर लिया। लेकिन पोलियो की खबर करंट अफेयर्स में क्यों है? दरअसल बात यह है कि अभी भारत में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ मेघालय के जो पश्चिमी गारो हिल्स है, वहाँ पर एक बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा है, जो कि पोलियो से संक्रमित पाया गया है। इसके बाद WHO ने, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सभी ने क्या किया है कि यहाँ पर पूरा हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और क्योंकि ये मामला जो है वैक्सीन जनित पोलियो संक्रमण से जुड़ा हुआ है और इससे हालांकि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक हाई अलर्ट है और सभी जगह जांच की जाएगी कि ऐसा मामला क्यों है। देखिए, पोलियो क्या है, एक प्रकार का एक वायरल संक्रमण है और ये पोलियो वायरस के कारण होता है और ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित कर देता है, जिसके कारण कमजोरी या लकवा इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। विशेषकर ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और अभी भी इसका कोई एक स्थायी इलाज ऐसा नहीं आया है जिसके माध्यम से इसको समाप्त किया जा सके। और टीकाकरण हमारे यहाँ लगातार होते हैं, वर्ष में 2 से 3 बार चलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेली चलते हैं। हर बच्चे को पोलियो की खुराक दी जाती है और 5 साल तक के बच्चों को हमारे यहाँ मुफ्त दवा इसी वजह से दी जाती है ताकि इस संक्रमण को जल्द से जल्द क्या कर दिया जा सके, ख़त्म किया जा सके। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। और खबरों में क्यों है? क्योंकि अभी क्या हुआ है, नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं, इन राजेश नंबियार, इनको फिर से इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो पुराने अध्यक्ष रहे हैं देवजानी, उनका कार्यकाल 2024 में नवंबर में पूरा हो रहा है। तो अभी आगे के चल करके नेस्कॉम का कामकाज संभालेंगे। और इससे पहले कॉग्निजेंट एक प्राइवेट कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसमें थे। और ये हमारे यहाँ जो आईटी कंपनीज होती हैं उनका एक सबसे बड़ा संस्थान होता है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। आईटी कंपनीज को पूरा एक कंट्रोल करके रखता है, उसको मान्यता देता है, कंपनियों की जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको चेक करता है, ठीक है, कंपनियों की सारी चीज़ों को वेरीफाइड करता है। बात हो रही है सेवलुज ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो जो सेवलुज ज्वालामुखी है ये रसिया में स्थित है। खबरों में क्यों है? खबरों में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है, इसमें हाल ही में हुआ है विस्फोट और जो ये रशिया में है
और रूस का जो कामचटामा प्रायद्वीप है वहाँ पर ये स्थित है। और एक यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटो वोल्केनो प्रकार का एक ज्वालामुखी है। जब यहाँ पर ये इस पे विस्फोट हुआ, भूकंप आया है इस तट पे, तो उस पे विस्फोट हुआ है, जिसके कारण इसके सक्रिय होने की क्या हो गई है, संभावना हो गई है। हालांकि 2023 में भी इसमें विस्फोट हुआ था। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी सीमाएं इतने सारे देशों से लगती है। राजधानी मॉस्को है, खबरों में लगातार बना हुआ है रूसी रूबल। इसके जो 2 वैज्ञानिक हैं, इनको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस क्षेत्र में इन्हें सम्मान दिया गया है? तो इन्हें रसायन एवं जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इनको ये सम्मान विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको ये दिया गया है। और नई दिल्ली में कार्यक्रम था जहाँ पर इनको दिया गया। कौन कौन है? प्रोफेसर विशाल राय एवं प्रोफेसर आर महालक्ष्मी। इन दोनों का नाम याद रखना। इन्होंने रसायन एवं जैविक विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको दिया जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान होता है। और जो CSIR के संस्थापक थे, जो हमारे यहाँ का वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, देश का सर्वोच्च संस्थान है, उसके निर्देशक रहे हैं। इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। और ये अलग अलग क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जिनमें से एक होता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है। और ये जो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई असाधारण योगदान देता है, उसको दिया जाता है। CSIR की बात करी जाए तो देखिए, CSIR क्या है? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास यानी R&D संगठन है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक तरह से ये सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसको बजट अलॉट होता है। लेकिन ये क्या है कि बाकी का स्वतंत्र एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता होती, जो इसका संगठन होता है, उसकी अध्यक्षता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। साइंस एंड टेक के जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो इसके साथ में उपाध्यक्ष होते हैं। बाकी का संगठन होता है पूरे का पूरा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्रदेश में 16 से 22 अगस्त को किस विशेष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश में जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है 16 से 22 अगस्त का, ये संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और महर्षि पतंजलि जो संस्कृत संस्थान है, स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, ये पूरे के पूरे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है तो इस समय पे संस्कृत से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग गतिविधियां होती हैं। सभी जो संस्कृति के स्कूल होते हैं वहाँ पर ये आयोजित किए जाते हैं। बात होगी अगले प्रश्न की कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश का एक अस्पताल है जिसको NABH द्वारा 5 वर्षों की पूर्णकालिक मान्यता वाला भारत का पहला शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का क्या कहते हैं, इनको सम्मान दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल का जो हमीदिया चिकित्सालय है, ये उसको दिया गया है। क्या दिया गया है? NABH के द्वारा इसको 2024 से लेकर के 2028 तक यानी 5 वर्षों की पूर्णकालिक मान्यता दी गई है। सबसे ज़्यादा बिस्तरों वाले अस्पताल का ये पहला अस्पताल है चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में। और जो नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, इनके अंतर्गत इसको ये रैंकिंग जारी की गई। सर्वे किया गया था, उस पर रैंक आई है, जहाँ पर मरीजों को अच्छी सुविधाएं दी जाती है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाती है। इन सब सारी चीज़ों को बाद एक इसको ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। देखिए, हमीदिया जो हॉस्पिटल है एक्चुअली में ये 1973 के आसपास डेवलप हुआ था। हालांकि ये 1927 के आसपास से पहले डेवलप हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे बिल्डिंग है, जब वो फतेहगढ़ का किला है, उसको सरकार ने हायर करके फिर उसको बाद में क्या किया, वहाँ पे एक हॉस्पिटल डेवलप किया था। अलग अलग कालखंड में 1955 में लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने इसकी पहली बार इसका इनॉग्रेशन किया था। फिर इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक निजी आवास इस अस्पताल के लिए दिया था। फिर 1970s में क्या कहते हैं 1967 में फिर आए थे पंडित नेहरू, तो उन्होंने इसकी, तो ये इसका क्रम बहुत लंबा रहा है। हालांकि 1927 के आसपास ये हॉस्पिटल डेवलप हो चुका था। फिर अलग अलग कालखंड में इसमें अलग अलग बिल्डिंगों का उद्घाटन होता रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक काफ़ी हाईटेक हॉस्पिटल ये शुरुआती दौर पे माना जाता रहा, राजधानी में रहा है, उसका भी इसको एक अलग महत्व मिला है। पिछले दिनों मैं आपसे प्रश्न एक पूछा था कि कोशक महल कहाँ पर स्थित है, तो अंबर है लगातार आंसर दे रहे हैं, और अमन है, इन्होंने भी आंसर दिया कि अशोक नगर में महमूद शाह खिलजी ने 1445 में इसको बनवाया था। बिल्कुल सही आंसर है, और अमन का जो आंसर है राइट है, और अंबर के आंसर को पिन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर शेयर करी है कि ये चंदेरी अशोकनगर मध्य प्रदेश में स्थित है।
1445 में इसको मालवा के जो महमूद शाह खिलजी थे इन्होंने बनवाया था। कालपी का युद्ध था उस समय पे। ये हालांकि महल कई बार ट्रांसफ़र होता रहा, किसी को गिफ्ट में दिया गया, फिर उसकी याद में बनवाया गया। ठीक है, इस युद्ध को उसे महमूद सकरी को हराया था, तो इसमें बीच में इधर उधर हुआ है। लेकिन हमें याद रखना है इसको जो बनवाया है मालवा के महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। काफ़ी अच्छा आंसर दिया गया अंबर के द्वारा। ये लगातार अच्छा आंसर लिख रहे हैं और इसका लाभ आपको अंबर जब आपका एग्जाम होगा तो जरूर मिलेगा। आप सभी लोग भी आंसर जरूर किया करें, आप सभी की ही प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, आपको ही इसका आंसर करना है। तो आज का प्रश्न ये है, होलकर से जुड़ा हुआ है, मल्हार राव होलकर की छतरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यदि आपने 2022 का और 23 का मेंस का पेपर देखा होगा तो 23 के मेंस में होलकरों की छतरियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था, शैली का प्रश्न आया था। ठीक है, होलकरों की छतरियों का। हालांकि बात यहाँ पर मल्हार राव होलकर की छतरी के निर्माण की हो रही है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। उस व्यक्तित्व के बारे में या तो मल्हार राव होलकर के बारे में या होलकरों की छतरियों के बारे में आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं। आंसर जरूर करना, जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरु जी उसको हार्ट देगा। हम भी चाहते हैं जितने लोग देखते हैं उतने ज़्यादा हार्ट मिले आप सभी को। वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। करंट अफेयर्स हमारी पूरी कोशिश रहती है सिर्फ वही सम्मिलित किया जाए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक होते हैं। करंट अफेयर्स पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है तो उसको अपने एक मित्र को जरूर शेयर करना है, सपोर्ट जरूर करना है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।